नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने देखा था कि किस तरह से हम जेड प्राचलों के लिए मान निकालते हैं, जेड प्राचलों को डिफ़ाइन करते हैं, जिसके लिए हमें दो समीकरण प्राप्त हुए थे कि v1 = z11 z12 i2, v2 = z21 i1 + z22 i2। तो ये दोनों समीकरण हमें कैसे मिले ये हमने देखा, और इसके लिए इसका तुल्य परिपथ हम कैसे बनाते हैं वो हमने देखा। अब हम आज देखने जा रहे हैं कि इन जेड प्राचलों के लिए इन समीकरणों का उपयोग करते हुए जेड प्राचलों की किस प्रकार से हम तुल्य इसका टी परिपथ बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम एक ट्रिक मेथड अप्लाई कर रहे हैं, और वो ट्रिक का कि हम चूँकि ये एक वोल्टेज यहाँ पे किरचॉफ का वोल्टेज नियम लग रहा है, इसलिए हम ये यहाँ पर लूप चाहिए, और लूप चाहिए इसलिए हम यहाँ पर दो इसका इक्विवेलेंट टी नेटवर्क बनाएंगे। और इक्विवेलेंट टी नेटवर्क हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया अभी के लिए कि मेरे पास इसका टी नेटवर्क इस तरह से है, जो ये मैंने परिपथ में दिखाया है कि जहाँ पर Z11 एक इम्पीडेंस है जो इनपुट की साइड लगा हुआ है, Z22 एक इम्पीडेंस है जो कि आउटपुट में लगा हुआ है, और एक ये Z12 इम्पीडेंस दोनों परिपथों में कॉमन है। क्योंकि यहाँ हमने देखा था कि Z11 की जो हमने परिभाषा दी थी, इस आधार पर वो हमारे पास क्या मिली थी कि ये V1/I1 का रेशो है, वोल्टा और धारा का इनपुट टर्मिनल्स पर रेशो है, और Z12 और Z21 यहाँ पर ट्रांसफ़र इम्पीडेंस था, तो एक लूप में वोल्टा और दूसरे लूप की धारा का अनुपात था, और Z22 यहाँ पर 2 टर्मिनल्स पर नापी गया वोल्टा और धारा का अनुपात है। तो यानी ये आउटपुट इम्पीडेंस है, Z11 इनपुट इम्पीडेंस है, Z12 Z21 ट्रांसफ़र इम्पीडेंस है, और Z22 मेरे पास आउटपुट इम्पीडेंस है। अब इस आधार पर मैंने जब सर्किट बनाया, तुल्य मान लिया मैंने कि मेरा सर्किट क्या है कि इनपुट पर मेरा Z11 इम्पीडेंस लगा हुआ है, Z22 इम्पीडेंस मेरा आउटपुट पर लगा हुआ है, और Z12 इम्पीडेंस मेरा जो ट्रांसफ़र इम्पीडेंस है वो इन दोनों लूपों के मध्य लगा हुआ है। ये मान लिया, एज्यूम में कर लिया मैंने, ये मेरा परिपथ है। अब हम क्या करेंगे तुल्य टी जाल बनाने के लिए, उसके लिए हम समीकरण निकालेंगे, और उन समीकरणों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले मेरे पास ये जो दो लूप आ रहे हैं, इन दो लूपों के लिए सबसे पहले मैं समीकरण निकालूंगी, और पहले लूप से मेरे पास पहली समीकरण आनी चाहिए, दूसरे लूप से मेरे पास दूसरी समीकरण आनी चाहिए। अब जब हम इसका समीकरण लगाएंगे तो इसमें स्वाभाविक है कि कुछ टर्म्स इक्वेशन 1 की नहीं होंगी और कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा होंगी, तो हम एक्स्ट्रा टर्म्स को हटाएंगे और जो हमारे पास टर्म्स नहीं हैं उनको इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से एक टेंटेटिव मेथड अपनाते हुए हम समीकरण निकालेंगे, और समीकरण निकाल के उसके अनुरूप हम परिपथ में परिवर्तन करेंगे। तो ये ट्रिक हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने सर्किट एज्यूम किया है उसके लूप 1 में मैं लगाती हूँ किरचॉफ का वोल्टा नियम, और लगाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि V1 बराबर ये I1 धारा दोनों में बह रही है, तो Z11 I1 + Z12 I1, और इस लूप से एक दूसरी धारा इधर आ रही है जो कि I1 के समान दिशा में ही है, इसलिए ये मान मुझे मिलेगा Z12 I2। तो इस समीकरण में अगर मैंने देखा तो अब मैं इसको कंपेयर करती हूँ इक्वेशन 1 से, यानी V1 का मान होना चाहिए Z11 I1 और Z12 I2। तो यहाँ पर अगर मैं मुझे देखूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, Z11 I1 वाली टर्म आ रही है, ठीक है। दूसरी टर्म मेरे पास है Z12 I1, यहाँ पर Z12 I1 टर्म मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए Z12 I1 टर्म मैं घटा देती हूँ, और दूसरी टर्म मुझे मिल रही है Z12 I2, और ये मुझे चाहिए, ये यहाँ है। इसलिए 3 टर्म्स की बजाय चूँकि मेरे पास यहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म थी इसलिए मैंने उसको घटा दिया। तो एक्चुअली ये घटाने पर देखें तो ये टर्म इक्वेशन वही बन जाएगी जो इक्वेशन 1 है। अब लेकिन मैं इसको यहाँ से हटाऊंगी नहीं, क्यों? क्योंकि ये मेरे सर्किट का इक्वेशन मैं बना रही हूँ इसके आधार पर, इसलिए अब इनके मैं कॉम्बिनेशंस बनाती हूँ। और अगर मैं कॉम्बिनेशंस बताती हूँ तब मैंने ये यहाँ पर ये ध्यान रखूँगी कि Z12 चूँकि दोनों सर्किट में है, इसलिए Z12 I1 + I2 टर्म तो रहेगी ही रहेगी, इसलिए ये टर्म मैंने एक कॉम्बिनेशन बना दिया। Z12 I1 + I2 जहाँ टर्म है वो टर्म तो यहाँ रहेगी, बाकी दो बचे हुए को हमने कंबाइन कर लिया, और कंबाइन कर लिया तो ये मान आ गया I1 Z1 - Z12, जो टर्म कॉमन रहनी चाहिए वो भी आ गई Z12 I1 + I2। तो यानी इस समीकरण से अब मुझे बोध मिल रहा है कि Z12 में तो I1 + I2 ये टर्म तो आ ही रही है, लेकिन Z11 वाली जो टर्म है, अगर मुझे इक्वेशन 1 चाहिए तो मुझे Z11 को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, Z11 - Z12 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इनपुट के आधार पर केवल अभी ये मेरा इनपुट में मैंने चेंज कर दिया। अब यही काम हम करते हैं इस आउटपुट लूप के लिए, और आउटपुट लूप में जब मैं समीकरण बनाऊंगी, किरचॉफ का नियम लगाऊंगी, तो मुझे क्या मिलेगा कि I2 Z22 + I2 Z12, और प्लस का इधर से चूँकि I1 धारा भी आ रही है, + I1 Z12।
तो ये 3 टर्म्स मेरे पास इस इक्वेशन में आ जाएंगे। अब इसको मैं कंपेयर करूँ इक्वेशन 2 से, जहाँ V2 का मान होना चाहिए Z21 I1 Z22 I2। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो मेरे पास I2 Z22 टर्म है, ये मुझे चाहिए ही। I2 Z12 टर्म यहाँ नहीं है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर घटा दूँगी। ये I2 Z12 टर्म मुझे नहीं चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पे हटा दी। अब तीसरी टर्म मेरे पास यहाँ पे जो आ रही है वो है I1 Z12, और I1 Z12 टर्म भी यहाँ नहीं है, तो ये टर्म भी मैंने इसमें से घटा दी। और मुझे ये वाली टर्म चाहिए Z21 I1, तो इसको मैंने ऐड कर दिया। तो अब इस सब को जो हमने चेंजेस किए उसके अकॉर्डिंग अब मुझे ये इक्वेशन V2 के बराबर मिल रही है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सर्किट मैं चूँकि 1 डिसाइड कर चुकी हूँ, तो सर्किट 2 में भी, लूप 2 में भी Z12 आपके पास वही रहना चाहिए कि Z12 वाली टर्म में धारा कितनी बहेगी, I1 + I2। तो ये टर्म तो मेरे पास ये रहेगी ही रहेगी। अब बाकी 2 को अगर मैं देखती हूँ तो बाकी चारों टर्म्स में से मैंने I2 वाली टर्म को एक साथ कंबाइन कर लिया और I1 वाली टर्म को एक साथ कंबाइन कर लिया। तो I2 वाली टर्म को जब मैंने कंबाइन किया तो मुझे मिलता है I2 Z22 - Z12, और ये कॉमन टर्म मेरे पास है ही Z12 I1 + I2। और अब I1 वाली टर्म में जब मैंने कॉमन लिया, I1 वाली लास्ट वाली दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों को मैंने अगर इसमें से कॉमन लिया तो मेरे को मिलता है I1 Z21 - Z12। यानी आउटपुट सर्किट में अगर मैं देखूँ तो अब मेरे पास 3 टर्म्स हैं, और अब चूँकि मेरे पास ये 3 टर्म्स हैं तो इन 3 टर्म्स के आधार पर मुझे अब आउटपुट सर्किट में परिवर्तन करना है। तो ये वाला तो यही रहेगा, क्योंकि इनपुट में भी इसी से हमने समीकरण सेट कर दिया है, और आउटपुट में भी ये टर्म मेरी Z12 I1 + I2 आ ही रही है, इसलिए इसको मैं कोई भी परिवर्तन नहीं करूँगी। अब मुझे यहाँ परिवर्तन करने में दिख रहा है कि I2 के साथ जो धारा बह रही है वो उसमें इम्पीडेंस Z22 की बजाय Z22 - Z12 है, तो इसको मैं रिप्लेस करूँगी किससे, कि Z22 को रिप्लेस किया जाएगा Z22 - Z12 से। अब हम ये वाली समीकरण तीसरी टर्म को देखें तो ये बची है I1 Z21 - Z12। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि सामान्य परिपथ जब मैंने यहाँ बनाया था तो यहाँ भी मैंने देखा था कि जो I1 वाली टर्म है जो Z के साथ मल्टीप्लाई होकर वोल्टा रूप मुझे दे रही है, तो ये आउटपुट सर्किट में दिखाई जाएगी, तो एक वोल्टा स्रोत के रूप में दिखाई जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी ये इम्पीडेंस के साथ Z21 - Z12 इम्पीडेंस के साथ ये I1 वाली धारा वाली टर्म मल्टीप्लाई होके आ रही है जो कि मुझे वोल्टा दे रही है, तो यहाँ पर मैं आउटपुट में उसको एक वोल्टा स्रोत के रूप में दिखाऊंगी। तो आउटपुट में भी चेंजेस अगर मैं कर दूँ तो मेरा जो कुल परिपथ बनेगा वो परिपथ मेरे पास आएगा इस तरह से कि इनपुट में तो Z11 रिप्लेस होकर Z11 - Z12 हो गया, कॉमन टर्म Z12 ही है, लेकिन आउटपुट में अब और 2 टर्म्स जो जुड़ी हैं, ये वाली टर्म आ चुकी है। 2 टर्म्स जो और जुड़ी, एक तो हो गई Z22 - Z22 की बजाय हो गया Z22 - Z12, और एक वोल्टा स्रोत यहाँ पे ऐड हो गया जिसका मान है, जिसकी वोल्टा ड्रॉप का मान है I1 Z12 प्लस Z21 - Z12। तो ये मान Z21 - Z12 वाला जो धारा के साथ गुणा होकर टर्म आ रही है, यहाँ उसको हमने आउटपुट लूप में एक वोल्टा स्रोत के रूप में दर्शा दिया है। तो इस तरह से ये मेरा बन गया T तुल्य परिपथ किसके लिए, Z प्राचलों के लिए। अब यहाँ पर ये वोल्टा जनित्र युक्त है, एकल वोल्टा जनित्र युक्त T परिपथ हमने बनाया है Z प्राचलों के लिए। अब मैं इसको कन्वर्ट करके इसको एकल धारा जनित्र T परिपथ के रूप में भी दर्शा सकती हूँ, और धारा परिपथ के रूप में दर्शाने के लिए यानी यहाँ पर हम ये मानेंगे कि Z22 - Z12 में से 2 धाराएं होके बहेंगी। एक तो I2 धारा आ ही रही है, और इस वोल्टा स्रोत से जो बहने वाली धारा है वो भी इसमें से जाएगी, तो उस धारा को हम किस रूप में दिखाएंगे। तो इसके करने के लिए हमने क्या किया है कि मेरे पास ये जो टर्म आई थी, ये दोनों टर्म्स थी I2 और ये वाली दोनों टर्म्स को मैंने लिया है। इन दोनों टर्म्स में से मैंने, चूँकि ये मेरा मेजर इम्पीडेंस है, इसको मैंने बाहर ले लिया। तो Z22 - Z12 को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ बच गया I2, और यहाँ बच गया I1 Z21 - Z12 डिवाइडेड बाय Z22 - Z12, यानी इम्पीडेंस का रेशियो यहाँ पर मेरे पास आ गया है। तो यानी कि एक तरह से इस इम्पीडेंस में 2 धाराएं बह रही हैं, एक तो I2 धारा और दूसरी ये वाली धारा। अब यहाँ पर ये जो दूसरी धारा हमने दर्शाई है, तो इसका मतलब अगर हम देखें तो Z22 में से 2 धाराएं बह रही हैं, तो एक तो I2 धारा आ रही है, दूसरी ये एक चूँकि I1 के साथ हम दर्शा रहे हैं, तो ये एक करंट सोर्स के रूप में यहाँ मुझे मिल रहा है। तो यहाँ इसके पैरेलल में एक धारा स्रोत हमने इसके पैरेलल में दिखा दिया, जिससे धारा कितनी मिल रही है मुझे, I1 Z21 - Z2 डिवाइडेड बाय Z22 - Z12 के बराबर धारा इससे मिल रही है। तो इसमें एक तरह से 2 धाराएं होकर अब मेरे पास बह रही हैं, एक तो I2 धारा जा रही है और दूसरी धारा यहाँ से जा रही है
जो इस स्रोत से, करंट सोर्स से, तुल्य स्रोत से मुझे, धारा तुल्य स्रोत से मुझे मिल रही है। तो यहाँ पर जेड का तुल्य परिपथ हमने जो बनाया, ये टी नेटवर्क के रूप में भी मुझे मिल गया, जो कि एक वोल्टा स्रोत के रूप में है, और यहाँ भी मुझे टी नेटवर्क के रूप में मिला, लेकिन ये धारा स्रोत के रूप में है। तो एकल वोल्टा जनित तुल्य टी परिपथ जेड प्राचल का ये वाला है, और ये परिपथ मुझे मिल गया जेड प्राचल का एकल धारा जनित्र। तो दोनों हमने तुल्य टी परिपथ ही बनाए हैं, एक है तुल्य वोल्टा स्रोत के साथ और एक है तुल्य धारा स्रोत के साथ। तो इस तरह से हम जेड प्राचलों के लिए 3 तुल्य परिपथ हमने दिखा दिए हैं। एक तो तुल्य परिपथ जो हमारा सामान्य तुल्य परिपथ था, जिसमें सिंपल इक्वेशंस को हमने रूपांतरित किया था परिपथ के रूप में। एक ये हमारे पास था जेड प्राचलों का परिपथ, तुल्य परिपथ। दूसरा हमने ये जेड प्राचलों का तुल्य टी परिपथ ही है, लेकिन वोल्टा स्रोत के साथ, और ये जेड प्राचलों का तुल्य टी परिपथ धारा स्रोत के साथ। तो इस तरह से हमने ये 3 रूपों में हम जेड प्राचलों का तुल्य परिपथ को दर्शा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर हमारा, और वो है वाई प्राचल। वाई प्राचलों को हम कहते हैं वाई प्राचल, या इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटेड एडमिटेंस पैरामीटर, यानी कि लघुपतित प्रवेश्यता प्राचल। अब ये लघुपतित प्रवेश्यता प्राचल या वाई प्राचल क्यों कहलाते हैं, अब हम इसको जिस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं उस हिसाब से हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। तो मान लिया हमने कि यहाँ पर मेरे इनपुट वोल्टा और आउटपुट वोल्टा मेरे पास इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं, स्वतंत्र चर हैं, और I1 और I2 मेरे पास परतंत्र चर हैं, यानी कि जेड का अपोजिट कर दिया हमने। तो जेड प्राचलों में जो हमारे पास स्वतंत्र चर थे वो परतंत्र चर हो गए यहाँ पे, और जो वहाँ पर मेरे पास परतंत्र चर थे वो यहाँ पर मेरे स्वतंत्र चर हो गए। इसका मतलब इस आधार पर अगर मैं चलूँ तो मैं कह सकती हूँ कि I1 कोई फलन है किसका, V1 और V2 का। इसी तरह I2 भी कोई फलन है किसका, V1 और V2 का। अब हम V1 और V2 में जब परिवर्तन करते हैं तो किस तरह से इनपुट धारा में परिवर्तन होगा, उसको हम आंशिक अवकलन के रूप में दर्शाते हैं कि I1 का परिवर्तन किसके साथ, जब हमने V1 में परिवर्तन किया है, I11 का परिवर्तन किसके साथ, जबकि हमने V2 में परिवर्तन किया है। यानी इनपुट वोल्टा और आउटपुट वोल्टा के साथ किस तरह से निवेशी धारा में परिवर्तन आता है, उसके लिए ये समीकरण है। अब हम ये देखते हैं कि निवेशी वोल्टा और निर्गत वोल्टा को परिवर्तित करने पर किस प्रकार निर्गत वोल्टा बदलती है, उसके लिए भी हम पुनः आंशिक अवकलन का प्रयोग कर रहे हैं। तो dI2 यानी I2 में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम किस तरह से दिखा रहे हैं कि V1 के सापेक्ष कितना परिवर्तन होगा परिवर्तन करने पर I2 में, इसी तरह V2 में परिवर्तन करने पर I2 में कितना परिवर्तन होगा। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमें I1 भी परिवर्तन भी मिल गया और I2 में कितना परिवर्तन होगा वो भी मिल गया है हमें। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम I1 इस समीकरण को जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये डेल I1 डेल V1 को हमने मान लिया कि जब डेल V2 0 होता है तो ये मान Y11 या YI क्यों माना, क्योंकि I धारा और वोल्टा का अनुपात प्रवेश्यता कहलाता है, इसलिए, और प्रवेश्यता को हम Y से दर्शाते हैं, और ये इनपुट धारा और इनपुट वोल्टा का अनुपात है, इसलिए हमने इसको लिखा 1-1 टर्मिनल पर प्रवेश्यता का मान या फिर निवेशी प्रवेश्यता का मान। अब इसी तरह हमने ये भी सभी यहाँ अगर हम देखें तो सभी जो यहाँ गुणांक हैं V1 V2 में परिवर्तन के, वो I और V के रेशो के रूप में हैं, चाहे वो I1 में है चाहे वो I2 में है, वो I और V के रेशो के रूप में है, और I का V का हमेशा अनुपात जो है वो प्रवेश्यता होता है। तो इसलिए ये सारे जो पैरामीटर्स आएंगे ये Y पैरामीटर्स या प्रवेश्यता के प्राचल आएंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, I1, ये चूँकि परिवर्तन है तो इसको हमने I1 से दर्शा दिया। ये मेरा मान निवेशी प्रवेश्यता 1-1 टर्मिनल पर है, इसको Y1 से दिखा दिया। ये परिवर्तन V1 से, और V1 अपॉन I1 अपॉन V2 का रेशो, ये चूँकि वापस से ट्रांसफ़र है, एक लूप में वोल्टा और दूसरे लूप में धारा हम ले रहे हैं, इसलिए ये ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र प्रवेश्यता है, अंतरित प्रवेश्यता है, जिसको हम Y12 से दर्शा रहे हैं, या Y12, या फिर इसको हमने नाम रिवर्स ट्रांसफ़र रेशो भी हम इसको कहते हैं, तो इसलिए YR से हमने इसको दर्शाया है। अब I2 वाली टर्म्स में हमने ये भी वोल्टा धारा और वोल्टा के रेशो हैं तो प्रवेश्यता ही हैं, लेकिन ये वापस एक लूप में वोल्टा तो दूसरे लूप में धारा है, इसलिए ये वापस फॉरवर्ड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस है, उद्व्युत्क्रम अंतरित प्रवेश्यता का मान है, तो इसको हमने Y21 या YF से दर्शाया है। अब लास्ट टर्म जो मेरी है I2 और V2 में जो परिवर्तन की टर्म्स है, ये टर्म मेरी पास चूँकि आउटपुट टर्मिनल पर है, निर्गत टर्मिनल पर है, इसलिए ये होगी निर्गत प्रवेश्यता।
तो इसको हम y22 से दर्शाते हैं या y0 से भी दर्शाते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों समीकरण रूपांतरित होकर मेरे पास क्या बन गए कि I1 = y11 v1 प्लस y12 v2, और दूसरी समीकरण मेरे पास बन गई I2 = y21 v1 प्लस y22 v2। अब हम इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में भी दर्शा सकते हैं। इसको मैंने YR, YR, YF, YO के फॉर्म में भी यहाँ दिखा दिया है, इन दोनों ही समीकरणों को। अब यहाँ से हम मैट्रिक्स बनाते हैं, तो मैट्रिक्स मुझे मिलती है कि I1, I2 का मान आप निकाल सकते हैं V1, V2 के टर्म्स में, किसको यूज़ करते हुए, इस Y मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए, जो कि क्या है y11 या yi लिखें, yr या y12 लिखें, yf या y21 लिखें, yo या y22 लिखें, एक ही बात है। अब इसका हम तुल्य परिपथ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर चूँकि अगर मैं देखूँ तो किरचॉफ का करंट लॉ लग रहा है, और किरचॉफ का करंट लॉ हमेशा नोड पर लगता है। तो इसका मतलब ये दो नोड मेरे पास होने चाहिए जहाँ पर कि आके धाराएं मिल रही हैं। यहाँ पर अगर मैं निवेशी अगर मैं देखूँ तो निवेशी में मेरे पास धारा I1 है, निर्गत में धारा I2 है। तो दो नोड मेरे पास A और B मिल रहे हैं। तो यहाँ y1 में से, क्योंकि हम जब ओम का नियम लगाते हैं तो ओम का नियम हम लिखते हैं I = Vy। तो I = Vy के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहले टर्म्स में मेरे पास वोल्टा V1 है, तो एडमिटेंस जो मेरे पास होगा वो y11 होगा। तो y या y11 में से जो धारा बह रही है वो I हो गई। तो फर्स्ट टर्म को मैंने इस एडमिटेंस के रूप में यहाँ दर्शा दिया। लेकिन जो दूसरा मेरे पास है टर्म, उसमें मेरे पास YR V2 है। तो यहाँ पर V2 है, ये तो निर्गत की वोल्टता है जिसे मैं इनपुट में नहीं दर्शा सकती हूँ। लेकिन इन दोनों का गुणनफल चूँकि धारा है, इसलिए मैं क्या करूँगी कि इसको एक करंट सोर्स के रूप में दिखाऊँगी। तो करंट सोर्स के रूप में जब हमने इसको दिखाया तो ये मान हो गया YR V2। तो इसका मतलब यहाँ पर एक धारा स्रोत और एक प्रवेश्यता का यहाँ पर एक संयोजन हमने यहाँ दिखाया है। इसी तरह I2 का तुल्य परिपथ बनाने के लिए यहाँ चूँकि V2 वोल्टता है इधर, और ये एडमिटेंस YO है, इसको मैं परिपथ में दर्शा सकती हूँ। तो इसको मैंने एडमिटेंस के रूप में दिखा दिया है। लेकिन V1 वाली टर्म को मैं आउटपुट में एडमिटेंस के साथ नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए मैंने इसको इस पूरे टर्म को एक वोल्टा स्रोत के रूप में, एक धारा स्रोत के रूप में मैंने यहाँ दिखा दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमने तुल्य Y परिपथ Y प्राचलों का बनाया, तो हमने प्रवेश्य के साथ यूज़ किए हैं धारा स्रोत। जबकि अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने Z परिपथ का तुल्य परिपथ बनाया था तो हमने इम्पीडेंस के साथ यूज़ किए थे वोल्टा स्रोत। तो क्योंकि वहाँ किरचॉफ का वोल्टा नियम लग रहा था, और यहाँ पर चूँकि किरचॉफ का धारा का नियम लग रहा है, इसलिए हम यहाँ प्रवेश्यताओं के साथ धारा स्रोतों को दिखा रहे हैं। तो ये था Y प्राचल का सामान्य तुल्य परिपथ। अब हम क्या करते हैं, अगले लेक्चर में हम करेंगे कि इसका तो Y परिपथ का हम किस तरह से तुल्य पाई जाल बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो ये हम देखेंगे कल के लेक्चर में। धन्यवाद।